नमस्कार दोस्तों, आज हमने लिया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी कि आरपीएससी लेक्चरर वैकेंसी 2022 के ओल्ड पेपर को। और आज इस पेपर को पूरा हम सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देखना है पूरा वीडियो, तो किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं इसे आपको इस पेपर को देखने के बाद पूरा अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से पेपर हमारे परीक्षा में बनते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि ये मॉडल पेपर की तरह नहीं है, ये ओरिजिनल पेपर है जो आपका 2022 में जो वैकेंसी थी उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, निम्न कथन में से सही कथन बताइए। अब यहाँ पर दो कथन थे। पहले क्वेश्चन कथन नंबर 1, मानव संसाधन विकास और मानवीय संसाधन विकास का अंग है। पहला कथन था मानव संसाधन विकास मानवीय संसाधन विकास प्रबंधन का अंग है। दूसरा कथन था मानवीय संसाधन प्रबंधन मानव संसाधन विकास का अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 था, क्योंकि कथन नंबर 1 यहाँ पर सही है। क्योंकि मानव संसाधन प्रबंधन का वह अंग है जो कर्मचारियों के प्रबंधन के समय संबंध में रखता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के कार्यों को संतुष्टि प्रदान करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मानव संसाधन जो प्रबंधन में मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन के नियोजन, नियुक्तियां, भर्तियां, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। जबकि मानव संसाधन ये वाला कथन क्या है, गलत है, क्योंकि मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधन विकास का अंग नहीं है, क्योंकि मानव संसाधन उसका अंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कथन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है अपने पास में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कृषि के क्षेत्र में हुई क्रांति कौन सी है। तो भारत के संबंध में, कृषि के संबंध में कौन सी क्रांति हुई है? श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था परीक्षा में, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था हरित क्रांति। हरित क्रांति जिसके जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन, जिसके माने जाते हैं वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, जो कि दूध क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जबकि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित जो कृषि क्रांति है वो हरित क्रांति है। चाइना में 1962 को और पाकिस्तान में 1965 को हरित क्रांति का जो खाद्यान्न संकट आ गया था उस समय ये उभर कर सामने आई थी। जबकि भारत में बात करें तो 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि चाइना में ये क्रांति कब शुरुआत हुई? 1962 को, पाकिस्तान में 1965 को और भारत में 1966 को ये क्रांति शुरुआत हुई। इसे फादर जो भारत में हरित क्रांति है उसका जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। जबकि हरित क्रांति का विश्व स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आता है और इस बार ये क्वेश्चन आया है। तो कृषि संबंधित क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति। अगर दुग्ध क्रांति पूछी जाती तो श्वेत क्रांति। इस बार शायद मेरे हिसाब से अगले पेपर में श्वेत क्रांति का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, हरित क्रांति का क्वेश्चन इस बार आया है तो अगले क्वेश्चन में श्वेत क्रांति का कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा घटक उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक में शामिल नहीं है? व्यक्तिगत आय, व्यक्तित्व, तरलता संपत्ति और पारिवारिक आय। अब यहाँ पर आय से संबंधित व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक पर ध्यान रखना है। अब आर्थिक यानी कि इनकम बिल्कुल है, एसेट्स भी हैं, ठीक है, आय भी है, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो घटक होते हैं, एक होते हैं आंतरिक घटक और एक बाह्य घटक होता है। आंतरिक घटक और बाह्य घटक होता है, जिसमें व्यक्तिगत आय, तरल संपत्ति, पारिवारिक आय, जनसांख्यिकीय घटक और वातावरणीय घटक, मनोवैज्ञानिक आदि घटक इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन व्यक्तित्व यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व शामिल नहीं किया जाता है। इसमें आर्थिक से संबंधित गतिविधि है, तो आर्थिक से व्यक्तिगत आय हो गया, तरलता हो गया, पारिवारिक आ गया, ये यहाँ पर शामिल नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विपणन अनुसंधान की विधियां एवं तकनीकें हैं। विपणन अनुसंधान की तकनीकी और विधियां हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है सर्वेक्षण, अवलोकन,
गहन, साक्षात्कार, तो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी होता है विपणन अनुसंधान, विपणन प्रबंधन को ही कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये क्या है, विपणन अनुसंधान एक व्यापक शब्द है और इसमें जो मार्केट होता है, उत्पादन का प्रोडक्शन डिजाइन होता है, ठीक है, ट्रांसफर एक्टिविटी होती है, सेल्स मैनेजमेंट होता है, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आ सकता है। राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि कोपरा 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 वाला कोपरा एक्ट यहाँ पर आया है। ठीक है, तो अब इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है 9 अगस्त 2019 को। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, शैक्षणिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो के कारणों की शाखा जो के कारणों की प्रमुखता में सहायता करती है। शिक्षण और प्रेरणा में, व्यक्तित्व और सीखना में, शिक्षण और अधिगम में, प्रेरणा और व्यक्तित्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि शिक्षण और अधिगम में जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों की प्रमुखता में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर आकर्षित करता है? पूछताछ प्रतिमान, निष्पत्ति संप्रति प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान, अंतःक्रिया विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये निष्पत्ति प्रति प्रतिमान यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG को निम्न किस वर्ष में प्रारंभ किया है? यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को कब प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर 15, 2015, 2016, 2017, 2018। अब प्रधानमंत्री आवास योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई है और इस योजना के अंतर्गत जिनका जो आमदनी कम है या फिर जिनके कोई पक्का मकान नहीं है, उनको पक्का मकान बनाकर सुविधा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। उसमें लाभार्थी को 1,20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, और ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ये स्टार्ट हुई थी 2016 से ये स्टार्ट हुई है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तियों की भावनाओं और प्रवृत्तियों, इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वह कहलाते हैं आर्थिक कारण, तकनीकी कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लेफ्ट विग एक्सिटिज्म क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क परियोजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई है? ठीक है, किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो भारत की वामपंथी उग्रवादी जो से प्रभावित क्षेत्र थे उन्हें बुनियादी ढांचे से कनेक्टिविटी सुधार करने के लिए सरकार द्वारा 2016 में ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 2016 में ये स्टार्ट हुई है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा विशेष क्षेत्र बनाया गया है? विशेष संरक्षक क्षेत्र, विशेष आरक्षित क्षेत्र, विशेष प्रतिबंधित क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज की स्थापना की गई है। विशेष प्रोत्साहन, निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए SEZ यानी कि स्पेसिकल विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेसिकल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट जो निर्यात संवर्धन, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी कि 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला सेज जो पहला बना था वो कब बना था? 1965 में, और कहां पर स्थापित किया गया था? कांडला गुजरात में। ठीक है, कांडला गुजरात में बनाया गया था 1965 में। ठीक है, तो ये स्पेसिकल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असंगठित पूंजी बाजार में शामिल नहीं है? साहूकार, देसी बैंकर साहूकार, देसी बैंकर, ऋण पत्र धारक, सरपा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैर असंगठित क्षेत्र में क्या होते हैं? पूंजी बाजार का पूंजी बाजार क्या होता है? पूंजी बाजार होता है दीर्घकालीन वित्तीय जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए संबंधित ऋण मुहैया कराता है। और ये सभी बैंकर, देसी बैंकर, ये सभी क्या है? ये सब तो क्या है? ये
संगठित क्षेत्र में, गैर संगठित क्षेत्र में आते हैं, लेकिन यहाँ पर असंगठित क्षेत्र ने पूछा है तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि गैर असंगठित क्षेत्र में ये तीनों आते हैं और संगठित क्षेत्र में यहाँ पर ऋण पत्र धारक आ जाएगा। ठीक है, ये दीर्घकालीन होता है। निम्न में से शैक्षणिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित हैं समाज, अधिगम करने वाला, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है समाज, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया और उसका जो है ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन समाज को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है एक फर्म में ए, बी व सी 3 साझेदार हैं। अब 3 साझेदार हो गए यहाँ पर। ए 3000 प्रति माह, ए क्या है 3000 प्रति माह के साथ में प्रारंभ में आहरण करता है, मतलब प्रत्येक माह के प्रारंभ में 3000 रुपये यहाँ पर क्या कर रहा है, आहरण कर रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है। ठीक है, वर्ष के अंत में ए से आहरण करने पर चार्ज किए जाने वाला ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक दर कितनी है, 12%। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। यहाँ पर 3 क्या है, साझेदार हैं और ए साझेदार ने 3000 रुपये ड्रॉइंग्स किया है, वर्ष के प्रारंभ की है ना, वर्ष प्रति माह के प्रारंभ में आहरण किया है, तो रेट कितनी रहने वाली है, रेट तो रहने वाली 12, लेकिन कितने महीने का चार्ज किया जाएगा, तो यहाँ पर कितने महीने का चार्ज किया जाता है। अगर प्रारंभ में कर रहा है तो क्या है 6.5 महीने का यहाँ पर आहरण चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर बीच में मध्य में कर रहा है, प्रति माह के मध्य में, तो 6% आहरण चार्ज किया जाता है। और अगर अंत में कर रहा है, प्रारंभ की जगह अंत में कर रहा है, तो 5.5%, 5.5 माह का चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा में 3000 रुपये है। अब 3000 रुपये हो गए, साल भर के कितने हो गए, साल भर के अपने हो गए 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36,000 रुपये हो गए। 36,000 रुपये, रेट कितनी है 12%, तो 12% लग जाएगा। महीने के कितने आएंगे, 6.5 महीने। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 6.5 महीने तो 12 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 से 12 कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 0 ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो ये भी पॉइंट कट जाएगा। अब 36 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2340, यानी कि 2340 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए, 36 को और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में, 3 महीने का था, ये कितने महीने का था, 3 महीने का था। परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक पर हर कंफर्म एक क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है। 3000 रुपये यहाँ पर प्रति माह के हिसाब से आहरण क्या है, तो 3 महीने का, 1 महीने का 3 है तो 12 महीने का कितना हो गया, 36,000 रुपये। 36,000 रुपये हो गए। 12% रेट है तो 12% 12/100। ठीक है, और महीने कितने हैं, वर्ष के प्रारंभ में कर रहा है तो 6.5%, 6.5 महीने का लगेगा तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2340 इसका करेक्ट आंसर। ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए पृथक में रखी गई राशि कहलाती है। ज्ञात दायित्व अपने को ज्ञात है, कोई भी ज्ञात दायित्व है, अब उसके लिए पृथक से अपन को रखना है। ठीक है, तो रखना है तो वो राशि क्या कहलाती है, वो कहलाती है साधारण संचय, आगम संचय, आयोजन या गुप्त संचय। तो उसे कहते हैं, अगर प्रोविजन अपन को पता है कि इतना डेप्रिसिएशन बनाना है, इतना डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है, तो उसको प्रोविजन बोलेंगे ना। तो प्रोविजन यानी कि ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए पृथक से जो राशि रखी जाती है उसे प्रोविजन बोला जाता है, आयोजन बोला जाता है। ठीक है, आयोजन बोला जाता है। आगे समझ में, तो ये आयोजन यहाँ पर हो जाएगा। 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी समस्या क्या थी। अब यहाँ पर समस्या पूछी है। ठीक है, 1991 यानी कि नई आर्थिक सुधार नीति। ठीक है, नई सुधार नीति यानी कि आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। और इसमें इस नीति के तहत LPG यानी कि लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जनक माना जाता है। वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसमें जो नई आर्थिक यानी कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी कब है, शुरुआत 1991 को। ठीक है, अब इसमें इसका जो जनक है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। ठीक है, अब इसमें जो समस्या है वो है सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन, उच्च कर दर, विदेशी मुद्रा संकट या फिर निजी क्षेत्र के नियंत्रण। ठीक है, तो इसका सबसे मेन जो है इसमें क्या, उच्च दर, अगर उच्च दर कर की टैक्स ज्यादा है, ठीक है, तो ये सबसे
जरूरी होगा क्या, विदेशी मुद्रा का प्रसार हो रहा है, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र में खराब प्रदर्शन। अब सार्वजनिक क्षेत्र इतना पड़ा है बेकार, ठीक है, उसके कई यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र किस काम का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जमा की चिट्ठी व नाम की चिट्ठी है, जमा की चिट्ठी व नाम की चिट्ठी है। अब जमा की चिट्ठी और नाम की चिट्ठी का मतलब है कि यहाँ पर यह है सहायक प्रमाण प्रलेख, सहायक प्रमाण लेख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जमा की चिट्ठी और नाम की चिट्ठी यानी कि सहायक प्रमाण प्रलेख है ये। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा डूबत लागत का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक डूबत लागत का उदाहरण है, तो पूंजी पर ब्याज है, उत्पादन लागत सामग्री में शामिल नहीं करते हैं, मशीन को स्थापित करने का व्यय होता है, ठीक है, और भवन प्लांट और मशीनरी की लागत। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था वो सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर तो हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है मशीन को स्थापित करने का व्यय। ठीक है, लेकिन आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या करा था, डिलीट मान दिया था, डिलीट कर दिया था, तो ये डिलीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में डिलीट आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा कि आंसर सही सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक संगठन के जन्म का श्रेय किसे माना जाता है, यानी कि क्रियात्मक जो संगठन है उसका जनक, क्रियात्मक संगठन का जनक माना जाता है डब्ल्यू टेलर को। ठीक है, और प्रबंध वैज्ञानिक का जनक भी कहलाता है डब्ल्यू टेलर। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक दाता भी डब्ल्यू टेलर कहलाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट हम बात करें, लागतों में तुलना व अंतर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार आधार किसने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है रिगार्डो, यानी कि रिगार्डो इस बात की बात करता है। ठीक है, डेविड रिगार्डो, जिसने अपनी पुस्तक लिखी है राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा कराधान का सिद्धांत 1817 में, और उसने इस पुस्तक में इस बात को लागतों की तुलना के संबंध में विचार प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कार्य शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया है, कार्य शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, गुस्ताव केसलर ने दिया है। और ये कार्य शक्ति समता का मतलब होता है परचेजिंग पावर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, पीपीपी, ठीक है ना, ट्रिपल पी। इसका सुझाव किसने दिया है, केसल ने दिया है। ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड के अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट हम बात करें, वह विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के साथ साथ छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है, कंप्यूटर को निर्देश देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, समझ लिए क्वेश्चन क्या है, कि वह विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के साथ साथ छात्रों को प्रदर्शन के आकलन करता है और साथ ही कंप्यूटर को निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनुरूपण, अनुरूपक यानी कि अनुरूपक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है। एक क्वेश्चन है परीक्षा में आया, 23वां क्वेश्चन है, एक परियोजना जिसमें रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य, यानी कि रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य कितना है वो है 13,000। प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट जो दिया है, यानी कि जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 18,000 रुपए, और वर्तमान वैल्यू उसकी 30,000 रुपए, 30,000 है, टोटल 30,000 है। ठीक है, और प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसने इतना। अब यहाँ पर परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आ गए हैं। अब इसमें लाभदायक सूचकांक पूछा है। लाभदायक सूचकांक का मतलब होता है, क्या होता है लाभदायक सूचकांक का मतलब, इसमें अपन को एक लाभदायक सूचकांक यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है, पीआई पूछा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपसे पूछा है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है 30,000, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो यानी कि प्रारंभ में कितना इन्वेस्ट किया था और अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है। कहने का मतलब 30,000 पे इन्वेस्ट किया था और प्रेजेंट टाइम में अपने पास में 18,000
प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट 18,000 है, प्रेजेंट टाइम में 30,000 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1.67 आंसर हो जाएगा। 1.67 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इसको। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस लक्ष्य से पहचाना जाता है? किस लक्ष्य से पहचाना जाता है? पंचवर्षीय योजना के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपभोग बढ़ जा रहा है, देश की आर्थिक पिछड़ापन कम हो रहा है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ रही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि देश में आर्थिक पिछड़ापन कम हो रहा है। ठीक है, विकासशील देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण की पहचान की जाएगी, देश में आर्थिक पिछड़ापन कम हो रहा है। ठीक है, हाल ही में भारत में यूनाइटेड किंगडम ने को पछाड़कर विश्व में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी भारत की हो गई है। ठीक है, 5वें नंबर पे जैसे कि सबसे पहले अमेरिका, चीन, पहले नंबर पे क्या आता है? अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, उसके बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी भारत की हो गई है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी। पहले पे चीन, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी और 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत। तो यहाँ पर देश में आर्थिक पिछड़ापन को कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। 25वां है वचनबद्ध स्थिर लागतों में शामिल नहीं है, विवेकाधीन स्थिर लागत, डूबत लागतें, बचाव योग्य लागतें नहीं, मूल्यह्रास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा विवेक स्थिर लागत, विवेक स्थिर लागत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उद्यमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया है? उद्यमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया है? तो यहाँ पर दिया है ये रिचर्ड कैस्टिग्लियार। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसने एक अपनी पुस्तक लिखी है इंटरप्रियर। ठीक है, इंटरप्रियर नामक पुस्तक में काम किया है इसने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम बलों में अप्रतिबंधित सीमा पर आवाजवाई की तरह दुनिया में अर्थव्यवस्था के घुमाव को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्य बैंक को धन देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेपो रेट। उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। अब रेपो रेट कहते हैं क्योंकि ये मौद्रिक नीति का एक मात्रात्मक अंग है। ठीक है, मौद्रिक नीति भारत में कौन निर्धारित करता है? आरबीआई, और उसमें ये मात्रात्मक अंग है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को उधार धन दिया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नाम मात्र के साझेदार की विशेषता है? पूंजीगत लागत, प्रबंधन में भाग लेना, सामान्य लाभ, भागीदारी, असीमित दायित्व। अब इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरोजगारी उन व्यक्तियों के निष्क्रिय से परिभाषित की गई है जो कार्य करने योग्य या इच्छुक हैं। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? अब बेरोजगारी की परिभाषा, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा अपन को किसने दी है? ये दी है किन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, किन्स की परिभाषा है ये। ठीक है, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग, इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा व्यापक क्षेत्र किसका है? ठीक है, अब व्यापक क्षेत्र की बात की जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापक क्षेत्र व्यवसाय का होता है, बिजनेस सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अंतिम समायोजन तक आस्थगित आयगत वे, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू टैक्स। ठीक है, व्यापार खाता, निर्यात खाता, लाभ हानि खाता या लाभ हानि खाता व चिट्टा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये कहां पर दिखाया जाएगा? ये दिखाया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये किस प्रकार का नेचर का होता है? इस प्रकार का नेचर का होता है कि ऐसा खर्चा है जिसका आयगत, मतलब आयगत इसका प्रॉफिट अपन को लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए विज्ञापन अपन ने किया, किसी भी एडवर्टाइजमेंट किया किसी भी का, तो उसका फायदा अपन को केवल 1 साल के लिए नहीं मिलता, ज्यादा साल के 3 से 4 5 साल के लिए अपन को उसका प्रॉफिट मिलता रहता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मिलता रहता है तो उसको धीरे धीरे, यानी कि अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें से धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट अपन को कहां पर दिखाया जाता है? लाभ हानि खाते में और चिट्टे में दिखाया जाता है इसको। एक सहकारी समिति का पंजीयन करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? न्यूनतम कितने व्यक्ति चाहिए? तो यहाँ पर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या होता है कि 10। ठीक है, 10 व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी
सहकारी समिति में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के अनुमान लगाने की विधि को नहीं है? शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान, प्रेक्षित पूंजी चिट्ठा विधि और स्टॉक लिस्टिंग मिलर और क्या प्रतिमान परिचालन कार्य विधि यानी कि परिचालित चक्र विधि। ठीक है, अब इसमें ये जो थर्ड वाली विधि है, ठीक है, स्टॉकिंग एंड मिलर और प्रतिमान, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है भौतिक वितरण में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? भौतिक वितरण में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर है भौतिक वितरण में बाजार अनुसंधान को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है मांग पूर्वानुमान की किस विधि में समय को स्वतंत्र चर और मांग को आश्रित चर मानकर मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो ये है रेखा चित्र विधि। कौन सी विधि है? रेखा चित्र विधि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंकेक्षण मानक बनाने का अधिकृत है? ठीक है, तो लेखा मानक बनाने के यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करता है, वो कौन सी विधि है? वो कौन सा कौन तैयार करता है? यहाँ पर करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चार्टर्ड लेखापाल यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। भारत का सनद यानी कि चार्टर्ड लेखापाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की एक आत्म छवि होती है, इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की एक आत्म छवि होती है। एक्सपेक्टेड सेल्फ कॉन्फिडेंस या आइडियल सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्चुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस या एब्रिशिप्ट कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकात्मकता, एकाएक आत्म धारण यानी कि ऑप्शन नंबर 4। किसी आवृत्ति वितरण में स्थिर रूप से मानक माप माध्य कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है दोस्तों, ये है केंडल की। केंडल की परिभाषा है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 के दौरान 20,000 से बीमा प्रीमियम भुगतान किया है। 12,000 प्रति माह की दर से 30,000 सितंबर 2021 तक बीमा प्रीमियम को शामिल करते हुए 31 मार्च 2021 को आवश्यक प्रविष्टि करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या एंट्री होगी। अब प्रीमियम का भुगतान क्या है? ठीक है, तो प्रीमियम का भुगतान करा है, अब वो भी कब किया है? वो किया है अपन ने 20,000 रुपए की बीमा राशि 12,000 प्रति माह की दर से 30 सितंबर को किया है। 30 सितंबर को किया है, तो महीने का कितना लगेगा? यानी कि 6 महीने का, यहाँ पर 12 महीने का 6 महीने का कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये हो जाएगा और 6,000 रुपये हो जाएगा तो एडजस्टमेंट एंट्री 6 महीने का पेड कर चुके हैं, तो 6 महीने का जो एंट्री होगी वो हो जाएगी। पहली एंट्री यहाँ पर सही है कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि पहली एंट्री यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। अगला है 200 रुपए की उधार बिक्री के लिए विक्रय खाते एवं विविध लेनदार खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, वो सहायक सुधार प्रविष्टि है। अब यहाँ पर एंट्री है अपने पास, जो करेक्ट एंट्री होगी वो है, देखो 200 रुपए उधार बिक्री के लिए विक्रय खाते और विविध लेनदार को क्रेडिट कर दिया गया है, उसको सुधारात्मक प्रविष्टि देनी है। ठीक है, अब इसमें सुधार प्रविष्टि में क्या होगा? अपने डेटर्स को क्या कर दिया है? डेटर्स खाते में लिख दिया है, विविध डेटर्स सन्ड्री डेटर्स को लिख दिया है यहाँ पर। अब सन्ड्री डेटर्स को लिखने के लिए अपन ने क्या करना पड़ेगा? 200 रुपए सन्ड्री डेटर्स में आना था, जाएगा सेल्स लिख दिया, तो यहाँ पर सेल्स हो जाएगा। ठीक है, सेल्स यहाँ पर 200 रुपए से हो जाएगा। रॉन्ग एंट्री अपन ने कर दी सन्ड्री डेटर्स टू सेल, सन्ड्री डेटर्स टू, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स टू सेल। तो अपन सन्ड्री डेटर्स टू सेल कर दी, तो सन्ड्री डेटर्स के खाते में तो 200 रुपए आ गया। ठीक है, लेकिन 200 रुपए उल्ट दिया। ठीक है ना, ज्यादा सन्ड्री डेटर्स को क्रेडिट करना था, सन्ड्री डेटर्स को डेबिट कर दिया। एंट्री देखो अपन ने कर दिया सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री कर दी और 200 रुपए यहाँ पर आ गए दोनों तरफ, तो ये गलत एंट्री है। सेल्स आना नहीं था, सन्ड्री डेटर्स को क्रेडिट करना था, तो क्रेडिट करना था तो उसको 200 रुपए डेबिट कर दिया। हाँ, डेबिट करना था, डेबिट कर दिया। तो सन्ड्री डेटर्स को अपन को क्रेडिट डेबिट कितने से करना है? सन्ड्री डेटर्स को करना है 400 रुपए से डेबिट, और टू सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400 रुपए के हिसाब से। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि का
सामाजिक तत्व कौन सा है? आर्थिक वृद्धि का सामाजिक तत्व कौन सा है? तो ये है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था इसका करेक्ट आंसर था। प्रत्येक वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे का प्रतिफल होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यहाँ पर ठहराव। वो क्या कहलाता है? ठहराव। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाता है। एक संयुक्त पूंजी कंपनी निर्देशक मंडल चुनता है। अब कौन चुनता है? इसमें चुनता है, किसको चुनता है? इसमें कौन चुनता है? संयुक्त पूंजी कंपनी है, इसमें डायरेक्टर मंडल को चुनते हैं। डायरेक्टर मंडल को कौन चुनेंगे? यहाँ पर शेयर होल्डर चुनेंगे। नेक्स्ट है स्व जागरूकता व स्व नियमन, प्रेरणा, प्रानुभूति और सामाजिक कौशल बुद्धि के मुख्य घटक हैं। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा संवैगिक बुद्धि। संवैगिक बुद्धि। अधिगम की ज्ञानवाद अवधारणा का सर्वप्रथम किसने बताया? इसे किसने बताया है? यह है जीन पियाजे और डीवी। जीन पियाजे, डीवी और जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है HDI। HDI का पूरा नाम क्या है? HDI का पूरा नाम यहाँ पर क्या है? ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मानव विकास सूचकांक। HDI क्या है? ठीक है, तो ये है मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन नंबर 4 मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। विनियोजन क्रिया में रोकड़ प्रवाह में शामिल नहीं है। विनियोजन क्रिया के रोकड़ प्रवाह में शामिल नहीं है। तीसरे पक्षकार को भुगतान किए गए ऋण और अग्रिम, वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण अग्रिम, स्थायी संपत्तियों को खरीदने हेतु भुगतान, अमूर्त संपत्तियों के विक्रय में रोकड़ प्राप्तियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण एवं अग्रिम। नेक्स्ट है एक बास्केट, 5 काली 3 सफेद, 2 बोल एक एक करके वापस करते हैं तो निकाली गई जो घटना है वो किसका उदाहरण है? निकाली गई घटना किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। तो ये है दोस्तों आश्रित अनाश्रित घटना का। अनाश्रित घटना हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अनाश्रित घटना हो जाती है। अगले क्वेश्चन है गुप्त संचय नहीं बनाया जाता है। गुप्त संचय नहीं बनाया जाता है तो गुप्त संचय नहीं बनाया जाता है ये संपत्ति के पुनर्स्थापना के लिए पुस्तकों में पृथक रखना। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 51 निम्न में से कौन सा विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? बिक्री को वृद्धि करना, नई वस्तुओं को प्रस्तुत करना, बाजार मांग में कमी करना, नई बाजार का विकास करना। अब देखिए यहाँ पर जो नई वस्तु का बिक्री करना, नई प्रस्तुत करना, ये सब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है जो तीसरा ऑप्शन है बाजार मांग में कमी करना, ये यहाँ पर नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से मापदंड के तहत आंतरिक प्रत्यायी दर IRR विधि का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? IRR। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये हो जाता है सेकंड आंसर, जब आंतरिक प्रत्यायी दर पूंजीगत लागत से अधिक हो। ठीक है ना, तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट बनेगा इसका। जिला आयोग में वित्तीय क्षेत्राधिकार कितना है? जिला आयोग में है 1 करोड़ तक। ठीक है, अब 1 करोड़ तक इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब ये है, इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जिला मंच की जगह यहाँ पर जिला आयोग दे रखा है। जिला मंच की जगह क्या दे रखा है? जिला आयोग दे रखा है। बस इस कारण से ही ये इस क्वेश्चन को डिलीट किया है। बाकी इसका अगर पूछा जाता कि जिला मंच होता तो यहाँ पर 1 करोड़ सीधा सीधा आंसर हो जाता। ठीक है, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का आंसर हो जाता राज्य आयोग। ठीक है, राज्य आयोग, और राष्ट्रीय आयोग हो जाता है 10 करोड़ से अधिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिला मंच की जगह जिला मंच होना चाहिए था, जिला आयोग यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतने सी कारण से ये परीक्षा में डिलीट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला है यहाँ पर यदि 3 स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घटती हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर 3 एक साथ घटती हैं तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक साथ घटती है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है अपन को, टेबल दे रखी है और इस टेबल में अपन को क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा ये बताना है। रेवेन्यू बतानी है। 2021-20 की दे रखी है, 2022-21 की दे रखी है। एब्सोल्यूट चेंजेस दे रखा है, परसेंटेज चेंजेस भी दे रखा है। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज हो जाएगा। परसेंटेज चेंजेस। ठीक है, अगर मान लो रेवेन्यू 100 है, रेवेन्यू क्या है 100 है, तो डिक्रीज ट्रेंड जो दे रखा है वो माइनस के 20 दे रखा है, तो रेवेन्यू कितनी रहेगी 80। ठीक है, तो 80%, यानी कि ये किसका 80% है? ये है 80% के बराबर है, तो आपको 100% के बराबर निकालना है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 लाख, ये हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, अब 20 लाख ऑप्शन में देखिए 20 लाख किसमें है? तो 20 लाख यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो बस करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अब 20 लाख में से आप 16 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख भी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना हुई है 1988 में। 1988 में सेबी की स्थापना हुई है। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को सेबी बोर्ड की स्थापना की है। अब सेबी का पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है तलपट सहायक हो सकता है, तलपट सहायक हो सकता है हिसाब संबंधी अशुद्धियों का पता लगाने के लिए, खाता बही में गणितीय अशुद्धता का पता लगाने के लिए, सिद्धांत संबंधी अशुद्धियों का पता लगाने के लिए, पूरक अशुद्धि का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। तो खाता बही की गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा विशेष जांचों की लागत, एक विशेष लागत इकाई, एकाधिकार शुल्क, दोष उत्पादन सुधार, उपेक्ष भी। तो यहाँ पर उपेक्ष भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में संगठित पूंजी बाजार निम्न को नियंत्रित करता है। अब इसको कौन नियंत्रित करता है? सेबी करता है, सेबी है ना, रिजर्व बैंक करता है या दोनों करता है। ठीक है, तो भारत में संगठित बाजारों को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? सेबी के पास है। ठीक है, संगठित बाजारों को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? सेबी के पास है। ठीक है, सेबी यानी कि कैपिटल मार्केट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा बैंक 1982 में स्थापित हुआ है जो निर्यात प्रोत्साहन और आयात को ऋण प्रदान करता है? ठीक है, अब निर्यात को प्रोत्साहन देता है आयात विश्व बैंक और मर्चेंट बैंक या एशियन विकास बैंक या फिर एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक की स्थापना हुई है 1982 को एक्सिम बैंक की स्थापना की गई है और ये क्या करता है? ये करता है निर्यात को प्रोत्साहन आयात के लिए ऋण देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला खालिस्तान विकास धारणा कल्पना तर्क समस्या समाधान से संबंधित है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है क्षैतिज विश्लेषण एक है। क्षैतिज विश्लेषण क्या है? एक है। क्षैतिज विश्लेषण का मतलब एक है। अब इसका मतलब हो जाएगा काल श्रेणी। क्षैतिज विश्लेषण किसका है? काल श्रेणी विश्लेषण, काल श्रेणी विश्लेषण। नेक्स्ट है केस तुल्य में शामिल है। केस तुल्य में क्या शामिल है? केस तुल्य में शामिल है अति अल्प अवधि के लिए मुद्रा बाजार की जमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, अति अल्प अवधि के लिए मुद्रा बाजार में जमा है। अगला क्वेश्चन है 64 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने और अपने मुंह में डालकर उसकी पहचान अध्ययन कर सकते हैं। तो जिन प्यादी के अनुसार यह अवस्था है। अब 11 माह की एक खुशी है, लड़की है, वो अब किसी भी वस्तु को पहचान सकते हैं, पकड़कर भी, ठीक है, अपने मुंह में डालकर उसकी पहचान कर सकती है, अध्ययन कर सकते हैं। अब वो किस अवस्था में आती है? तो ये है कौन सी अवस्था होगी? ये होगी संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी संवेदी पेशी अवस्था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विचलन गुणांक निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत अभिव्यक्ति है? ठीक है, प्रतिशत अभिव्यक्ति है। तो ये मानक स्टैंडर्ड यानी कि मानक विचलन है। ठीक है, मानक विचलन है यानी कि प्रमाप विचलन है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यह्रास किस विधि यानी कि किस विधि में संपत्ति शून्य तक नहीं हो सकती है? अब शून्य तक होगी, किसी विधि में शून्य तक नहीं होगी, शून्य तक नहीं होगी तो वो विधि हो जाएगी घटती हुई शेष विधि यानी कि WDV मेथड में कभी भी जीरो संपत्ति की एसेट्स का वैल्यू को शून्य नहीं होता है। टेलर द्वारा दिए गए प्रबंधन का एक सिद्धांत है। टेलर द्वारा दिए गए प्रबंधन का एक सिद्धांत कौन सा है? आदेश की एकता, सहयोग न के ठहराव, व्यवस्था और। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आ जाएगा सहयोग न ठहराव। ठीक है, बाकी सब है व्यवसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप है। व्यवसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप है। अब इस क्वेश्चन को भी क्या किया था? क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन डिलीट कर दिया था क्योंकि यहाँ पर है जो दो उत्तर हैं वो सही माने जा रहे थे। ठीक है, वास्तविक आंसर शीट में इसको गलत कह रहा है और ये क्या है? क्वेश्चन डिलीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो है संयुक्त हिंदू विभाजन भी है और यहाँ पर साझेदार भी हो सकता है। ठीक है, इस कारण से ये इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, इस कारण से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। आईसीटी का मतलब फुल फॉर्म बची है आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आईसीटी का पूरा नाम। सही युग्म की पहचान करें। सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम 5 सदस्य, निजी कंपनी न्यूनतम 2 सदस्य, साझेदार 8 सदस्य, सहकारी समिति 20 सदस्य। अब यहाँ पर मिनिमम जो है, यहाँ पर सार्वजनिक कंपनी में 5 सदस्य नहीं होते हैं। सार्वजनिक
7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पर ये तो गलत है पहला तो। निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य, ये सही है, ये सही है। साझेदारी, साझेदारी में न्यूनतम 8 सदस्य, न्यूनतम 8 सदस्य बिल्कुल। न्यूनतम 2 सदस्य, ये भी गलत है, ठीक है। और सहकारी समिति में न्यूनतम 10 सदस्य, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होती है, निजी कंपनी में 2 होती है, और साझेदारी में न्यूनतम सदस्य 2 होते हैं, और सहकारी समिति में 10 होती है, ठीक है। सहकारी समिति में 10 होती है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है डाल्टन के द्वारा। ये किसने किया है? डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है खुदरा रोकड़ में अग्रदायी भुगतान पद्धति है, अग्रदायी भुगतान पद्धति है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही। खुदरा भुगतान में सहायता ऐसे मूल्य के भुगतान के लिए सामान्य बार बार होना की प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आंसर सही हो जाएगा। प्रणाली उपागम में सम्मिलित है, प्रणाली उपागम में सम्मिलित है। अब इस प्रणाली उपागम में क्या है? इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट और प्रतिपुष्टि, यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रबंधन लेखांकन का मुख्यतः संबंधित है। प्रबंधन लेखांकन का मुख्यतः संबंधित है भविष्य के लिए, लागत के लिए, भूतकालीन या भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो भविष्य के लिए प्रेक्षण, ठीक है। हीनार्थ प्रबंधन, हीनार्थ प्रबंधन का प्रभाव होता है मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति, मुद्रा निष्पन्नन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आया आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घाटे वित्त पोषण की व्यवस्था करना। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस दर पर देश में केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है उस दर को कहते हैं, ठीक है। जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं? ऑप्शन है बैंक दर, ब्याज दर, विनिमय दर, बिक्री दर। तो ये हो जाएगा बैंक दर, इसका आंसर हो जाएगा बैंक दर। क्रेता प्रेरणा अपना स्थान रखती है, ठीक है। क्रेता प्रेरणा अपना स्थान रखती है आवश्यकताओं और कार्यवाही के मध्य, इच्छाओं कार्यवाही के मध्य, उत्साह कार्यवाही के मध्य, रुचि और, तो इसमें करेक्ट आंसर है आवश्यकता और कार्यवाही के मध्य। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। एक कंपनी ने 5000 अधिमान अंश 100 रुपए वाले अंकित मूल्य पर शोधन करना चाहती है। इसके लिए 20,000 रुपए साधारण अंश 10 रुपए वाले 2% प्रीमियम पर निर्गमित किए और शेष राशि को उपलब्ध मुक्त संचय शोधन करना चाहती है। तो पूंजी शोधन संचय में कितनी राशि हस्तांतरित होगी? तो सबसे पहले देखते हैं कि अधिमांश जो टोटल फेस वैल्यू कितनी है। तो टोटल फेस वैल्यू इसकी हो जाएगी, यानी कि 50, हाँ 5 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें इक्विटी कितना इश्यू किया जा रहा है? इक्विटी यानी कि 20,000 के हिसाब से, 20,000 के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2 लाख हो गए, ठीक है। अब लाभों में किया जाने वाला शोधन कितना हो जाएगा? तो लाभों से शोधन करने वाला, अब 5 लाख में से 2 लाख माइनस हुए तो 3 लाख बचे, 3 लाख बचे। अब 3 लाख अपन को क्या बनाना होगा? CRR बनाना होगा, CRR, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व बनाना होगा। तो यहाँ पर 3,000 रुपये, 3 लाख यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो 3 लाख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 लाख की एक योजना 12.50 लाख हाथ पर अपलिखित कर 50% की दर से आयकर घटाने इससे पूर्व 6 लाख रुपए प्राप्त किए, तो अदायगी राशि क्या होगी? अदायगी राशि कितने वर्ष की होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें टोटल कितना है? डेप्रिसिएशन के पहले की टोटल वैल्यू कितनी है? इसकी टोटल 6 लाख रुपए। लाभ है, प्रॉफिट कितना है? लाभ। इसमें से अपन ने 50% अपन ने क्या कर दिया? इनकम टैक्स को पेमेंट कर दिया, ठीक है। 50% इनकम टैक्स को पेमेंट करने के बाद कितना बचा? प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। इसमें 50% टैक्स पेमेंट कर दिया, तो टैक्स पेमेंट करने के बाद कितना बचा? 3 लाख बचा। बचा नहीं बचा? 3 लाख बचा। अब इसमें से अपन ने डेप्रिसिएशन रेट लगाई है, किस पे? डेप्रिसिएशन रेट किस पे लगेगी? टोटल लगेगी 40 लाख पे। अब 40 लाख का 12.5% कितना होगा? 40 लाख का 12.5% होगा 5 लाख, ठीक है। 5 लाख होगा, तो अपने पास 5 लाख रुपए ऐड करने के बाद अब कितना हो गया? 8 लाख हो गया, 8 लाख हो गए। अब 8 लाख रुपए अपना है एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो है। अब 8 लाख अपनी टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 40 लाख। उसमें 8 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का जाएगा, यानी कि मतलब आपने वापस से समझिए क्या है। सबसे पहले अपने पास प्रॉफिट है 6 लाख, इसमें से अपने टैक्स पेमेंट कर दिया 50%, यानी कि 3 लाख का टैक्स पेमेंट कर दिया, तो 3 लाख बचा। अब 3 लाख में अपन ने क्या करा? डेप्रिसिएशन ऐड किया। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है? 40 लाख का 12.5% हो जाएगा, यानी कि 40 लाख का 12% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 लाख। टोटल मिलाकर अपने पास कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख होगी अपनी क्या होगी? एनुअल
कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो हो गया। अब अपने पास में अपन को निकालना है तो कैश आउटफ्लो कितना है 40 लाख। टोटल कितना लगा हुआ है पैसा 40 लाख की योजना है और उसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 वर्ष आ जाएगा। 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष, यानी कि सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाह्य विज्ञापन से क्या, बाह्य विज्ञापन में क्या शामिल नहीं है। बाह्य विज्ञापन में क्या शामिल नहीं है, तो बाह्य विज्ञापन में अपने को सुसज्जा विज्ञापन शामिल नहीं है। ठीक है, सुसज्जा विज्ञापन से दीवार पर लेटर लिखना, पोस्टर लगाना, ये सब है बाह्य विज्ञापन में, लेकिन सुसज्जा विज्ञापन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आय विधि से संबंधित है। आय विधि से संबंधित राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित। आय विधि किसकी है, राष्ट्रीय आय की 3 विधियां होती है, आय विधि, व्यय विधि। ठीक है, 3 विधि होती है, आय विधि, व्यय विधि होती है और एक, चलो अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष 53 शुक्रवार या रविवार होने की प्रायिकता। अब लीप वर्ष में 53 शुक्रवार रविवार होने की प्रायिकता है अपने पास में, तो 53 शुक्रवार रविवार होने की प्रायिकता में क्या निकलेंगे, अनुकूल घटनाओं की प्रायिकता बटा कुल घटना। ठीक है, अब अपने पास में ऐसे अपन इसको बनाएंगे टोटल लीप वर्ष, तो 366 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 तो सप्ताह हो गया और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 52 सप्ताह होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अब 2 दिन में अपन को लेंगे, या तो शुक्रवार रविवार सोमवार लेंगे, सोमवार को मंगलवार लेंगे, मंगलवार बुधवार लेंगे, बुधवार गुरुवार लेंगे, गुरुवार शुक्रवार ले सकते हैं, शुक्रवार शनिवार लेंगे और शनिवार रविवार लेंगे। ठीक है, अपने पास में शुक्रवार और शनिवार अपने पास में कितनी बार में आएगा, तो ये 3 बार में आएगा। ठीक है, तो अनुकूल संख्या कितनी होगी, शुक्रवार 3, तो ये आ जाएगा 3/7। ठीक है, 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। एक फर्म की औसत लाभ 98,000 है, फर्म की कुल संपत्ति 10 लाख है, अब दायित्व 5 लाख है, तो समान प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्याय दर 14% है, तो औसत लाभों का पूंजीकरण विधि में ख्याति का मूल्य गणना करनी है। तो गुडविल है एवरेज प्रॉफिट अपॉन नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, गुडविल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं गुडविल। ठीक है, अपना टोटल है अपने पास में 98,000, एवरेज जो है वो कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 90 लाख, इसमें रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 14%, रेट ऑफ रिटर्न 14% है, इसको अपन से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अपने पास में आ जाएगा। अब इसमें से नेट कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, यानी कि 5 लाख अपन माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में, टोटल काट पीट के करेंगे तो 2 लाख आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख आंसर हो जाएंगे इसका। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सी आंसर कैपिटल। ठीक है, अब इसमें गुडविल, अपन को गुडविल निकालनी है, कितना आंसर हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, विकास के 3 चरण, पूर्व, प्रारंभिक और प्रारंभिक उत्तर प्रारंभिक। ठीक है, इसका जो आंसर होगा नैतिक चुनाव, इसमें क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी, इसमें हो जाएगा दोस्तों 92 वाला क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, एक पेज गायब हो गया शायद। ठीक है, एक पेज गायब हो गया, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर है नैतिकता, आंसर हो जाएगा नैतिकता। ठीक है, अगला है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, अध्यक्ष कौन होगा, जिला का कलेक्टर, जिला कलेक्टर होगा। नेक्स्ट है ABC एक साझेदार फर्म है। ठीक है, 10,000 20,000 रुपए अवितरित संचय है। ठीक है, इसमें C को 1/4 के लिए प्रवेश दिया जाता है और C 20,000 रुपए पूंजी लाता है, तो ख्याति की मूल्य की गणना करनी है। ठीक है, ख्याति की मूल्य गणना करनी है। अब टोटल मिला के ये कितना ला रहा है, 20 लाख ला रहा है, अब उसका मूल्य कितना है 20 लाख, तो टोटल फर्म कितनी होगी 20 लाख अगर ये ला रहा है और 1/4 के लिए ला रहा है, तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 80 लाख। अब 80 लाख देखिए अपने पास एक नहीं है, 10 A का है, 10 B का है। ठीक है, और 10 A का है, 10 B का है, 10 C का है। ठीक है, 10 C का है, 10 C का है, संचय रिजर्व है 10 और 20 ये ला रहा है, टोटल मिला के अपने पास 10 10 20 40 50 60 हो गए। अब 80 लाख टोटल कैपिटल है, तो 20,000 क्या है, गुडविल है भाई। ठीक है, 20,000 क्या है, गुडविल है, यानी कि अपने पास टोटल ये 20 लाख ला रहा है 1/4 के लिए, तो 80 लाख हो गया। तो 80 लाख फर्म की क्या हो जाएगी, फर्म की पूंजी हो जाएगी। अब फर्म की पूंजी में से 10 10 10 और 20 टोटल मिला के 60,000 माइनस कर देंगे, तो गुडविल आ जाएगी 20,000। क्रय निर्णय प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्रय निर्णय प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब ये होती है
आवश्यकता को पहचानेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आवश्यकता की पहचान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस महीने में शुरू हुआ? आत्मनिर्भर भारत अभियान हुआ है मई 2020 में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी एक कार्य नहीं है? उद्यमी का कार्य नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा परिवर्तनों को नहीं अपनाना। परिवर्तनों को नहीं अपनाना हो जाएगा। अगला है, पंचवर्षीय योजना संकल्पना भारतीय संविधान के किस देश से आयात की गई है? किस देश से आयात की गई है? तो कौन से देश से आई है? ये रूस से आई है। ठीक है, रूस आई है पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार संगठन के पूर्ववर्ती है? टैरिफ व्यापार सामाजिक समझौता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्विकास, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टैरिफ या व्यापार सामान्य। अगला है, भारत में आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र कहलाता है। ये है, भारत आर्थिक दृष्टि से अविकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, विकासशील राष्ट्र कहलाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आधार पर उद्यमी का एक प्रकार है। प्राकृतिक आधार पर एक उद्यमी का एक प्रकार है। तो प्राकृतिक आधार पर एक उद्यमी का एक प्रकार है, यह है सावधान उद्यमी। सावधान उद्यमी होगा ऑप्शन नंबर 1। स्वेट इक्विटी अंश कंपनी जारी करता है। किसको जारी करता है? स्वेट इक्विटी अंश कंपनी जारी करता है। ठीक है, तो ये किसको जारी करता है? ये जारी करता है उसके संचालक और कर्मचारी। ठीक है, संचालक और कर्मचारी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है, स्कूली छात्रों के लिए विशेषज्ञता, स्कूली छात्रों के लिए विशेषज्ञता व्याख्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याख्यान कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संप्रेषण। साझेदारी फर्म के बीच में समझौतों को कहते हैं। साझेदारी फर्म में समझौतों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन क्या है, आरपीसी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये भी डिलीट हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी हटाते हैं, इसका भी क्या डिस्कशन करें। परिवर्तन प्रतिरोध कैसे कम किया जा सकता है? परिवर्तन प्रतिरोध कैसे कम किया जा सकता है? प्रभावशाली नियंत्रण करके, नेतृत्व करके। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जिंक्सो शिक्षण पद्धति का विकसित किया गया है? ये इसका जो आंसर था दोस्तों, ये आंसर था इसका सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कंपनी द्वारा ऋण साधारण क्षमता 2:1 कंपनी बोनस अंशों के निर्गमन किया जा रहा है। तो बोनस अंशों के निर्गमन के पश्चात कंपनी ऋण क्षमता है। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कमी। नेक्स्ट है, एक कक्षा में छात्रों में बुद्धि का स्तर सामान्य नापने के लिए मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का स्तर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये है मीडियन का। ठीक है, मीडियन, जब बुद्धि का मापन करना हो अपन को, ठीक है, तो मीडियन का यूज किया जाता है। ठीक है, दरिद्रता मापनी हो या हेल्थ नापनी हो, ठीक है, या सामान्य सामाजिक विश्लेषण करना हो, तब भी अपन मीडियन का यूज करेंगे। सोशल ऑडिट असेसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार सोशल इंडेक्स की योजना लागू की गई है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संवर्धन मिश्रित तत्व नहीं है? संवर्धन मिश्रित तत्व नहीं है, तो ये है ब्रांडिंग। नेक्स्ट है, बकाया मांग पर ब्याज चार्ज किया जा सकता है। बकाया मांग पर ब्याज चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10% से वार्षिक दर के संचालन मंडल द्वारा निर्धारित कम। ठीक है, अब ये है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी कहां पर है भाई? ज्यादातर भारत में छिपी हुई बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन क्या है? भारत में छिपी हुई बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाएगी, कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाएगी। ठीक है, कृषि और असंगठित, भारत में ऐसी स्थिति वार्ता में कृषि में पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि में पाई जाएगी भाई, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी ज्यादातर कृषि में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता सूचकांक दूसरा नाम है? उपभोक्ता सूचकांक का दूसरा नाम हो जाएगा जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कर्मचारियों की आवर्धन दर अधिक होने पर क्या होगा? ठीक है, अधिक होने पर क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मचारी मनोबल में गिरावट आएगी। कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आएगी। ये होता है समन्वय प्रबंधन का सार होता है। समन्वय प्रबंधन का सार होता है। ठीक है, प्रबंधन का सार होगा। अब ये क्वेश्चन था, कथन एक था सभी अनुबंध ठहराव है लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं है। सेकंड था सभी ठहराव अनुबंध है लेकिन सभी अनुबंध ठहराव नहीं है। तो इसका आंसर था भाई, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सभी
ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ठहराव को छोड़ दे तो सभी ठहराव अनुबंध नहीं होंगे। प्रत्यक्ष सामग्री में शामिल नहीं, प्रत्यक्ष सामग्री में शामिल नहीं है, तो ये है नाम मात्र की मूल्य सामग्री। नाम मात्र की मूल्य सामग्री, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवाओं के विपणन संबंधी समस्याओं के बारे में समको का एकीकृत संग्रहण विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकीकृत संग्रहण विश्लेषण क्या कहलाता है? ये कहलाता है विपणन अनुसंधान, विपणन अनुसंधान मार्केटिंग प्रबंधन। नेक्स्ट है, एडम स्मिथ ने करोड़ोपण को कितने सिद्धांत दिए? ठीक है, तो टैक्स के कितने सिद्धांत दिए हैं उसने? एडम स्मिथ ने इसने दिए चार सिद्धांत दिए हैं। अब चार सिद्धांत कौन कौन से देखिए। एक तो है व्यापार का स्वतंत्र और स्वाधीनता। ठीक है, सेकंड है स्वतंत्र बाजार में स्वाधीन उत्पादन, तीसरा है नियत कारोबार और चौथा है आधारभूत स्वतंत्रता अधिभान आपूर्ति निर्माण। नेक्स्ट है स्वीकृति की परिभाषा। भारतीय जो अनुबंध अधिनियम है 1872 उसमें किस अनुबंध में धारा में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा धारा 2B में। धारा 2B में स्वीकृति की परिभाषा दी है। अगला है राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि अधिगम किससे संबंधित है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है नियंत्रण प्रतिक्रिया प्रथम चरण है। नियंत्रण प्रतिक्रिया प्रथम चरण किसका है? ठीक है, नियंत्रण प्रक्रिया प्रथम चरण किसका है? तो यह है लक्षण एवं प्रमापों का निर्धारण। यह है इसका सही आंसर। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो जाएगा SBI। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? SBI। प्रबंधन व्यक्तियों का वह विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसने दिया है? ये दिया है अपने जो अर्थशास्त्री है एप्ली लॉरेंस एप्ले ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछी गई है। कौन सा वितरण पत्र 100% वितरण पत्र कहलाता है? ठीक है, कौन सा वितरण पत्र 100% वितरण पत्र कहलाता है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है समानाकार चिट्टा। समानाकार चिट्टा। निम्न में से एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है। निम्न में से एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमित दायित्व और स्वतंत्र अस्तित्व, यानी कि डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोकड़ विवरण। रोकड़ विवरण होता है, रोकड़ विवरण क्या होता है? अब ये भी क्वेश्चन आरबीसी ने डिलीट किया था, तो इस पर भी डिस्कस करने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो आरबीसी ने डिलीट कर दिया है, हटाइए। सीखने का कौन सा सिद्धांत बताया है? यदि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में संतुष्टि के साथ होता है तो ये तार्किकता बढ़ जाती है। अब ये है कौन सा क्वेश्चन? इसका आंसर आ जाएगा प्रभाव का सिद्धांत। प्रभाव का सिद्धांत इसका आंसर था। निम्न में से एजेंसी राजकोषीय नीति का निर्माण करता है। निम्न में से कौन सी एजेंसी राजकोषीय नीति का निर्माण करते हैं? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति का निर्माण करता है। ठीक है, सकल कार्यशील पूंजी प्रतिबंध करती है। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कुल चालू संपत्ति। नेक्स्ट है परिचालन क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह की गणना करने के लिए मदद करता है। ठीक है, परिचालन में रोकड़ प्रवाहों के विवरण की कल्पना करने के लिए मदद करता है स्कंद में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन है? भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSO करता है। नेक्स्ट प्रेजेंट टाइम में NSO करता है। ठीक है, NSO जो NSSO और CSO, ठीक है, CSO इन दोनों को मिलाकर एक नया संगठन बनाया है जो वर्तमान में क्या करता है? 23 जुलाई 2019 से राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ठीक है, नई एजेंसी है, दोनों को मिलाकर बनाई गई है। किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता को अधिगम प्रभावित किया है? ठीक है, अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा शारीरिक आंसर। शारीरिक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपने पास है आर्थिक विकास का मापन किया जा सकता है। तो आर्थिक विकास का मापन किया जाता है वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद, वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद, वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है एक बैंकिंग में अपने 5000 10% की दर से ऋण प्रत्येक 1000 अंकित मूल्य उपलब्ध कराने पर विभाजन योग्य लाभों के शोधन करना चाहता है तो इस परिस्थिति में कितनी राशि ऋण पत्र शोधन संचय खाते में धारा 71(4) आवश्यकता अनुसार हस्तांतरित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 0।
नेक्स्ट है अगला, ऐसे उद्यमी जो किसी प्रकार का नवाचार नहीं अपनाता है वह कहलाता है, किसी प्रकार का नवाचार नहीं अपनाता है वह आलसी उद्यमी कहलाता है। ठीक है, कौन सा उद्यमी? आलसी उद्यमी अपनाता है। किसी दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जो उसकी मात्रा को विशेष खरीदी जाती है, ये कहलाता है, किसकी परिभाषा है ये बेनहम की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है परिभाषा है। बहुत क्वेश्चन आते हैं। ए और बी 3:2 में अनुपात में साझेदार हैं, वो सी को प्रवेश देते हैं, ए को अपने हिस्से में 1/4 और बी अपने हिस्से से 2/5, 1/5 और 2/5 समर्पित करते हैं, तो त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब त्याग का अनुपात निकालने के लिए अपन को क्या करना रहता है? सबसे पहले तो वो जो उसका रेशो है, ठीक है, वो रेशो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है अपने पास परीक्षा में, इसका ए का रेशो कितना है? ए का रेशो है 3/5, ठीक है, और बी का रेशो है यहाँ पर, बी का रेशो है कितना? 2/5। अब ये अपने त्याग कितना कर रहा है? ये अपना त्याग कर रहा है 5 और ये कर रहा है 2/5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 25, ठीक है, और ये करेंगे 2 2 जा 4 यानी कि 4/25, तो त्याग का अनुपात होगा 3:4, तो 3:4 इस क्वेश्चन में सी आंसर है। परिचालन चक्र अवधि के बराबर होता है, परिचालन अवधि के चक्र के बराबर होता है, तो परिचालन अवधि के चक्र के बराबर होता है। लास्ट ऑप्शन देखिए, सामग्री संग्रहण, रूपांतरण अवधि, निर्मित माल, देनदार और लेनदार, ये सारी यहाँ पर आ जाएगी परिचालन चक्र में, यानी कि ऑपरेशन साइकिल पीरियड में ये इक्वल मानी जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एक आदर्श शिक्षण अधिगम सूचकांक सामग्री होनी चाहिए। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होती है, एक तो वो रुचिकर होनी चाहिए, ठीक है, एक वो सूचनात्मक होनी चाहिए, एक सटीक होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संयोगिक अनुबंध होता है, संयोगिक अनुबंध हमेशा क्या होता है? ये होता है वेद, ये होता है वेद होता है, ठीक है, वेद होता है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विक्रय व्यय का एक उदाहरण है? विक्रय व्यय का एक उदाहरण है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन क्या है परीक्षा में डिलीट कर दिया है, यानी 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। निम्न में से कौन सा शेष संपत्ति का उदाहरण नहीं है? शेष संपत्ति का उदाहरण नहीं है, तेल कुआं है, ठीक है, तेल कुआं है, खाने भी है ना, भूमि नहीं है, यहाँ पर भूमि नहीं है, ठीक है, भूमि नहीं है। रगनार नरक्से ने कौन सा दुष्चक्र का वर्णन किया है? ठीक है, कौन से दुष्चक्र का वर्णन किया है? तो यहाँ पर गरीबी दुष्चक्र का वर्णन किया है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर है। अगला है मिश्रित लागत विधि में अंतिम लागत ज्ञात करने के लिए उत्पाद कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मोटर कार, मोटर कार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, ये है 148 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इस वर्ष भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव मंजूरी किया गया है? तो ये था 2020 इसका आंसर था। नेक्स्ट है, जब किसी विशिष्ट तकनीकी में उत्पाद कार्यों के लिए प्रवेश होने पर लोन बेरोजगार हो जाते हैं तो इस कार्यवाही का बेरोजगारी कहलाते हैं। अब इसमें जो कौन सी बेरोजगारी है? विशिष्ट तकनीकी के कारण, विशिष्ट तकनीकी के कारण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट तकनीकी के कारण जो बेरोजगारी होता है वो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी होता है, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी यानी तकनीकी बेरोजगारी भी कह सकते हैं अपन। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संचालक एवं अंशधारियों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। तो आज हमने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर यानी कि आरपीसी स्कूल लेक्चरर वैकेंसी 2022 का पेपर अपन ने सोल्व किया है, ठीक है, और वो भी डिस्क्रिप्शन अपन ने पूरा डिटेल यहाँ पर उसकी बताई है, क्वेश्चन जो आए थे उनको भी सोल्व करके दिखाया। तो वीडियो आपको जाहिर है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दो दोस्तों, फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दो जिसने भी अभी तक नहीं कर रखा हो। तो इसी के साथ में अगले वीडियो में हम फिर से आपको नए पेपर के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि इसके पहले वाला जो पेपर था 2018 का उसको सोल्व करवाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, और इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।